आज की वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं 19वां चैप्टर भारत में विदेशी व्यापार। क्या आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के समय भारत का विदेशी व्यापार कैसा था? किस देशों के साथ भारत का व्यापार होता था और आजादी के बाद उससे क्या बदलाव आया? इसी के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत का विदेशी व्यापार किस तरह का था और आजादी के बाद व्यापार नीति में क्या क्या बदलाव आए हैं। और अगर इस वीडियो का नोट्स आपको चाहिए, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ इस वीडियो का PDF लिंक दिया गया है, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, भारत का विदेशी व्यापार कैसा था? औपनिवेशिक था, यानी ब्रिटेन और कॉमनवेल्थ देशों पर निर्भर था। और उस समय भारत से भेजे जाने वाले सामान जैसे जूट, चाय, सूती वस्त्र, मसाले, अभ्रक और मैग्नीज आदि शामिल थे। वहीं दूसरी ओर भारत ज्यादातर निर्मित वस्तुएं जैसे मशीनें, औद्योगिक सामान विदेशों से मंगाता था। लेकिन एक ऐसा परिवर्तन आया कि जब भारत ने 1951 से योजनाबद्ध विकास शुरू किया, यानी एक योजना तरीकों से विकास शुरू किया, तो धीरे धीरे हमारे निर्यात और आयात दोनों में बढ़ोतरी हुई, यानी बढ़ोतरी हुई। साथ ही हमारे विदेशी व्यापार की दिशा भी बदली, यानी अब केवल ब्रिटेन या राष्ट्रमंडल तक सीमित न रहकर अन्य देशों के साथ भी व्यापार बढ़ा। जैसे पहले भारत सिर्फ जूट और चाय का ज्यादा निर्यात करता था, लेकिन आजादी के बाद धीरे 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 इंजीनियरिंग सामान, औषधियाँ, रसायन आदि भी निर्यात होने लगी, यानी हमारे देश से दूसरे देशों में वस्तु का निर्यात होने लगा और व्यापार बढ़ गया। और इसी तरह पहले मशीनें और कपड़े आयात होते थे, पर बाद में तकनीकी उपकरण, पेट्रोलियम, आधुनिक वस्तुएं आयात होने लगी। तो आप लोगों को समझ में आया कि हमारे भारत का व्यापार किस तरह आगे बढ़ा। आजादी के बाद भारत ने जब योजनाबद्ध विकास शुरू किया, यानी 1951 से शुरू किया, तो हमारे विदेशी व्यापार का स्वरूप काफी बदल गया। पहले निर्यात सीमित वस्तुएं थी, लेकिन अब नई नई चीजों जैसे इंजीनियरिंग सामान, औषधियाँ, रसायन आदि भी जुड़ गई। जैसे आयात भी पहले केवल मशीनें और कपड़े आते थे, लेकिन अब तेल, तकनीक उपकरण, आधुनिक वस्तुएं आने लगी। कुल मिलाकर भारत का व्यापार पहले से कई गुना बढ़ा और भारत ने व्यापार को नियंत्रित और प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा रोल निभाया। हालांकि ज्यादातर समय हमारा विदेशी व्यापार घाटे में रहा, यानी आयात निर्यात से अधिक हो रहे थे। फिर भारत ने नए देशों जैसे सोवियत संघ, अमेरिका, जापान, जर्मनी आदि के साथ भी व्यापार बढ़ाया। और जैसे भारत का व्यापार ब्रिटेन पर अधिक निर्भर था, लेकिन बाद में इसे सोवियत संघ और मशीनें और तेल मंगाए गए, वहीं भारत ने उन्हें भी चाय, इंजीनियरिंग सामान बेचे। और इसी तरह जापान, जर्मनी और ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी से आयात होने लगी, यानी भारत ने अपने निर्यात की आयात के साथ निर्यात भी बढ़ा दिए। तो आजादी के बाद भारत का विदेशी व्यापार केवल ब्रिटेन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कई देशों के साथ जुड़ गया। तो वस्तुओं की विविधता और व्यापार की मात्रा दोनों बढ़ी, लेकिन घाटे की समस्या भी बनी रही। तो हम इसको 2 पॉइंटों में अध्ययन करेंगे। कौन कौन से? 2 पॉइंटों में। एक की भारत से आयात की जाने वाली वस्तुएं और दूसरी भारत को निर्यात की जाने वाली वस्तुएं। भारत के विदेशी व्यापार में मुख्य आयातों की प्रवृत्तियों को जो हम इस प्रकार अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भारत को क्या आयात करना पड़ता था? खाद्यान्न, क्योंकि आजादी के बाद हमारे पास कोई साधन सुविधा नहीं थी जिससे हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा किया जा सके। तो भारत को सबसे पहले खाद्यान्न सबसे ज्यादा मात्रा में आयात करना पड़ता था। उसके आंकड़े हम देखेंगे। भारत के विभाजन और इसकी बढ़ती हुई आबादी के कारण खाद्यान्नों के आयात की आवश्यकता अनुभव हुई। आयोजन के पहले दशक 1950 और 51 से 1960 और 61 के दौरान खाद्यान्नों का औसत वार्षिक आयात 141 करोड़ रुपए था। फिर तीसरी योजना आई 1961 से 1966 तक, यह बढ़कर 241 करोड़ रुपए हो गया, यानी पहले दशक में 141 करोड़ रुपए अनाज का आयात किया गया। फिर तीसरी योजना में बढ़कर कितना हो गया? 241 करोड़ रुपए हो गया। फिर आगे बढ़कर 1965 और 1966 और 1966 और 1967 में सूखा पड़ने के कारण स्थिति क्या हो गई थी? बिगड़ गई थी। और 3 साल 1966 और 69 में कुल 1201 करोड़ रुपए का खाद्यान्न बाहर से लेना पड़ा था। फिर इसके बाद आती है चौथी योजना 1969 और 1974 के बीच में अच्छी पैदावार होने लगी थी। यह कारण आयात थोड़ा घट गया था, यानी 1972 और 1973 में केवल 48 करोड़ रुपए रह गया था। लेकिन 1974 और 80 के दौरान फिर से औसतन 548 करोड़ रुपए खाद्यान्न का आयात हुआ। फिर इसके बाद 1980 और 85 में औसत घटकर 374 करोड़ रुपए ही रह गया, क्योंकि देश में बम्पर ऑफर स्टॉक मौजूद था। क्योंकि जब चौथी योजना आई थी तो 1969
और 74 में अच्छी पैदावार हुई थी, जिससे खाद्यान्न को स्टॉक कर लिया गया था, जिससे 1985 और 90 में फिर से औसत घटकर 516 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। लेकिन फिर 1992 और 93 में बढ़कर 1240 करोड़ रुपए खाद्यान्न का आयात किया गया, क्योंकि हर वर्ष प्रति वर्ष जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारत का खाद्यान्न आयात मौसम और घरेलू उत्पादन पर बहुत निर्भर रहा। फिर आता है सेकंड पॉइंट, मशीनरी। जब किसी देश में औद्योगिकरण शुरू होता है तो वहाँ मशीनों के आयात में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होती है। औद्योगिकरण मतलब जब किसी देश में उद्योगों का विकास होता है, उद्योगों की स्थापना होती है, तो वहाँ मशीनरी सामान्य मंगाना पड़ता है, तभी वहाँ उद्योगों का विकास होगा। आप इसको सरल तरीकों से समझिए। अब हम भारत के आंकड़े देखते हैं कि भारत ने प्रत्येक वर्ष कितनी मशीनरी का आयात किया, यानी मशीनरी सामानों का आयात किया। 1960 और 61 में भारत ने हर साल लगभग 260 करोड़ रुपए की मशीनें खरीदी। इसके बाद आता है 1980 और 81 में, जब देश ने आधुनिक उद्योग और तकनीक अपनाने की योजना बनाई, तब मशीनों का आयात बढ़कर 1350 करोड़ रुपए हो गया। फिर दोस्तों 2013 और 14 में मशीनरी का आयात बहुत ज्यादा बढ़कर, तो इससे साफ होता है कि भारत में उद्योग तेजी से बढ़े हैं। लेकिन यह भी दिखाता है कि भारत ने खुद की तकनीक उतनी मजबूत नहीं थी और बहुत सारे मशीनें विदेशों से आयात करनी पड़ी थी। आप कल्पना करिए, एक कार बनाने वाली फैक्ट्री है, उसके पास आधुनिक मशीनें नहीं है तो कार बनाने की दिक्कत होगी, इसलिए फैक्ट्री विदेशों से सामान मंगाती है। और जैसे जैसे फैक्ट्री बड़ी और नई तकनीक अपनाती है तो मशीनों की जरूरत और आयात भी बढ़ता है। इसके बाद मशीनरी का आयात लगातार बढ़ता रहा और 2013-14 में बहुत ज्यादा बढ़कर 3,68,728 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। और मशीनरी के बढ़ते हुए आयात के साथ दिखाई देता है कि भारत में औद्योगिकरण तेजी से बढ़ा। लेकिन दूसरी ओर यह हमारे देश की तकनीकी कमजोरी और आयात नीति में अंधाधुंध उदारीकरण को भी दर्शाता है। फिर इसके बाद आता है अगला पॉइंट, पेट्रोलियम। भारत में खनिज तेलों की कमी है, खासकर पेट्रोलियम, और इसी कारण हमें बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम, डीजल और स्नेहकों का आयात करना पड़ता है। 1973 और 74 में जब पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ने कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि की, तो भारत का पेट्रोलियम आयात बिल बढ़कर 569 करोड़ रुपए हो गए। फिर इसके बाद 1980 और 81 का आंकड़े देखें तो 1980 और 81 में आयात बढ़ गया और फिर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। और उस समय पेट्रोलियम तेल और स्नेहकों का आयात 5,264 करोड़ रुपए तक हो गए। लेकिन बाद में 1985 और 86 से 1989 और 90 के दौरान स्थिति कुछ सुधरी। उस समय अंतर्राष्ट्रीय कीमतें घटी और भारत का घरेलू उत्पादन भी बढ़ा, इसलिए औसत वार्षिक आयात घटकर लगभग 4,498 करोड़ रुपए रह गया। हालांकि खाड़ी युद्ध के कारण तेल की कीमतों में फिर से थोड़ी वृद्धि हुई, यानी भारी वृद्धि हुई। फिर इसके परिणाम स्वरूप 2013-14 तक पेट्रोलियम तेलों का आयात बिल बहुत तेजी से बढ़ गया और यह 10,64 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। और उस समय भारत में कुल आयात का लगभग 36.8% था। तो इससे पता चलता है कि भारत में तेल की कमी और हमें अपनी तकनीक और उत्पादन बढ़ाने की जरूरत, ताकि विदेश पर निर्भरता कम हो सके। फिर अगला पॉइंट आता है धातुएं। यानी धातुएं भी भारत विदेशों से आयात करता था। भारत में लौह और इस्पात का आयात किया जाता था। इसके अलावा कुछ हद तक अलौह वस्तुएं, यानी जो लोहे से निर्माण नहीं होती थी, उसका भी आयात करता था भारत। अब हम इसका थोड़ा आंकड़े देख लेते हैं। 1969, 70 और 1973-74 के दौरान धातुओं का औसत वार्षिक आयात 309 करोड़ रुपए था। फिर 1974 और 75 से 1979 और 80 के बीच बढ़कर 647 करोड़ रुपए प्रति वर्ष हो गए। लेकिन यही तक नहीं रुका, फिर बढ़ता गया। 1980-81 से 1984-85 के दौरान लौह और अलौह वस्तुओं का औसत वार्षिक आयात 1448 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। अगर हमारे इस्पात प्लांटों की क्षमता सही से इस्तेमाल होती है तो आयात को कम किया जा सकता है। लेकिन 1985 और 86 से 1989 और 90 के दौरान औसत यह बढ़कर 2450 करोड़ रुपए हो गए और 1991 से 1999 तक औसत वार्षिक आयात बढ़कर 7003 करोड़ रुपए हो गए। यानी भारत को अपने विकास और औद्योगिकरण के लिए बहुत सारी धातुओं की जरूरत थी और हमारे देश में लौह और अलौह वस्तुओं का उत्पादन पर्याप्त नहीं था, इसलिए हम विदेशों से आयात करते रहे। और जितनी जल्दी हमारे इस्पात प्लांट पूरी क्षमता से काम करते, उतना आयात हमें कम किया जा सकता था। लेकिन ये दर्शाता कि भारत में धातुओं की घरेलू उत्पादन क्षमता सीमित रही, इसलिए आयात लगातार बढ़ता रहा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम देखेंगे भारत में रसायन और औषधियों का आयात कैसा था।
क्या हुआ, भारत में दवाइयाँ और रसायन कम मात्रा में विदेश से आते थे। 1951-61 में 44 करोड़ रुपए और 1969-70 से 1973 और 1974 में 113 करोड़ रुपए, क्योंकि भारत का उद्योग स्वास्थ्य सेवाएं धीरे धीरे बढ़ रही थी। जैसे एक छोटा अस्पताल अपनी दवाइयाँ बाहर से लाता है, देश ने भी शुरुआत में थोड़ा थोड़ा आयात किया, फिर थोड़ा आयात में तेजी हुआ। दवाइयों और रसायनों की मांग बढ़ी, इसलिए आयात भी बढ़ा। 1974 से 75 और 1979 से 80 में 254 करोड़ रुपए, 1985-86 से 1989-90 में 1868 करोड़ रुपए हो गई, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं और उद्योग बढ़ा, जिससे नई दवाइयां भी जरूरी हो गई थी। तो भारत में रसायन और औषधियों की घरेलू उत्पादन क्षमता पूरी नहीं थी, इसलिए निरंतर आयात करना पड़ता था। समय के साथ औद्योगिकरण और चिकित्सा क्षेत्र में भी बढ़ती मांग ने आयात को तेज किया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रसायन और औषधियाँ का आयात किस तरह बढ़ा। हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा उर्वरक का आयात किस तरह रहा। भारत में नई कृषि तकनीक अपनाने के कारण उर्वरकों की मांग बढ़ गई। 1980-81 में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी के बावजूद उर्वरकों का आयात 818 करोड़ रुपए था, और समय के साथ मांग और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के कारण 2013-14 में यह बढ़कर 38,231 करोड़ रुपए हो गया। यानी जैसे हरित क्रांति और आधुनिक कृषि तकनीक के कारण भारतीय किसान अधिक उर्वरक उपयोग करने लगे, वैसे ही देश में उर्वरक और उत्पादन पर्याप्त मात्रा नहीं था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आयात बढ़ता गया। तो दोस्तों, आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि भारत में आयात की मात्रा किस तरह बढ़ी और किस तरह आयात का व्यापार रहा। अब हम देखेंगे इसके निर्यात के बारे में, यानी भारत में विदेशी व्यापार के साथ निर्यात ढांचा कैसा है। भारत के निर्यात मोटे तौर पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला कृषि और इससे संबंधित उत्पाद, जैसे कॉफी, चाय, खाल, तंबाकू, काजू, गर्म मसाले, चीनी, कच्ची रुई, चावल, मछली से बने वस्तुएं जैसे गोश्त से बनी वस्तुएं, वनस्पति तेल, फल, सब्जियां, दालें। फिर दूसरा आता है अयस्कों और खनिज में कच्चा मैग्नीज और कच्चा लोहा, अभ्रक को भी शामिल किया जाता है। फिर तीसरा आता है निर्मित वस्तुएं, जैसे सूती वस्त्र हो गए, सिलाई कपड़े हो गए, पटसन हो गई, यानी पटसन से बनी वस्तुएं हो गए, चमड़ा हो गया, जूते हो गए, रसायन इंजीनियरिंग वस्तुएं हो गई, लौह तथा इस्पात सम्मिलित किए जाते हैं। फिर चौथे में आता है खनिज ईंधन, यानी इसे 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। इन्हीं वर्गों के आधार पर हम भारत के विदेशी व्यापार में निर्यात का ढांचा किस तरह है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला क्या है, चाय। भारत की चाय निर्यात की महत्वपूर्ण वस्तु है। सन 1951-52 से 60-61 में औसत वार्षिक निर्यात कितना था, 119 करोड़ रुपए था। फिर दूसरी योजना जब आई तो 1956-61 में यह निर्यात बढ़कर 132 करोड़ हो गया। फिर जब तीसरी योजना आती है तो चाय की निर्यात में थोड़ी गिरावट आई थी, थोड़ा सा। फिर जब चौथी योजना आई तो औसत वार्षिक निर्यात बढ़कर 142 करोड़ रुपए हो गया। फिर 1991-92 में औसत वार्षिक निर्यात 1132 करोड़ रुपए था, यानी 1132 करोड़ रुपए था 1991-92 में। फिर बढ़कर 2011-12 में 4139 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसमें प्रमुख ग्राहक यानी प्रमुख आयातक देश कौन कौन से थे, यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस, मिस्र और जर्मनी। ये हमारे देश से चाय आयात करते थे, यानी हमारा देश इन्हें निर्यात करता था। 2013-14 में कॉफी का निर्यात 4,797 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। भारत की चाय और कॉफी गुणवत्ता विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है, इसलिए निर्यात लगातार बढ़ रहा है और समय के साथ निर्यात की मात्रा और मूल्य दोनों में वृद्धि हुई है। और चाय के प्रमुख निर्यातक देशों में यूरोप और अमेरिका सबसे अधिक आयात करते हैं। तो आप लोगों को चाय का निर्यातक मात्रा समझ में आ गया होगा कि किस तरह इसकी निर्यातक मात्रा बढ़ी है। फिर हम अगला देखते हैं, रुई का सूत और निर्मित वस्तुएं। ये प्रथम और द्वितीय योजना काल का 1951 से 61 की बात है कि सूत और कपड़े का औसत वार्षिक निर्यात 81 करोड़ रुपए था। फिर जब तीसरी योजना आती है 1961 और 66 में, तो निर्यात गिरकर 55 करोड़ रुपए प्रति वर्ष हो जाता है। अब इसका रीजन ये था कि भारतीय सूती वस्त्र उद्योग में उत्पादन की लागत अधिक थी, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री कठिन थी। इसके 2 कारण थे, उच्च श्रम लागत यानी लेबर कास्ट और पुरानी मशीन का प्रयोग। फिर बाद में इसे अवमूल्यन के बाद निर्यात में सुधार हुआ और 1990-91 में सूत के कपड़े और का निर्यातक 2100 करोड़ रुपए था। और फिर जब 2013-14 में बढ़कर 53,914 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी भारतीय सूती उद्योग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में कमजोर था, इसलिए निर्यात कम था। फिर बाद में मुद्रा मूल्यन और सुरक्षित नीतियों के कारण निर्यात में थोड़ा तेजी बढ़ा और अब प्रेजेंट टाइम में भारत की सूती वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूत स्थिति में है। फिर अगला पॉइंट आता है सिले सिलाए कपड़े। अब हाल के वर्षों में सिले सिलाए कपड़ों का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। जैसे 1970-71 में
निर्यात केवल 9 करोड़ रुपए था। फिर 80-81 में निर्यात बढ़कर 378 करोड़ रुपए हो गया। फिर उसके बाद निर्यात लगातार वृद्धि हुई, यानी निर्यात में लगातार वृद्धि होती रही और 2013 में यह निर्यात बढ़कर कितना हो गया 90,402 करोड़ रुपए, यानी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। भारत का रेडीमेड गवर्नमेंट उद्योग तेजी से बढ़ा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत बना ली। इसका कारण है उन्नत उत्पादन और तकनीक, डिजाइन और गुणवत्ता, और अब यह भारत में प्रमुख निर्यातक उत्पादों में शामिल है। फिर अगला आता है चमड़ा एवं निर्मित वस्तुएं, जो चमड़ा से बनाई जाने वाली वस्तु है। ये भारत निर्यात में कच्ची खालें और चमड़ा का पारंपरिक उत्पादन है। यह उत्पाद है। हाल के वर्षों में इस मद में प्रक्रिया युक्त चमड़े का हिस्सा बढ़ा है, जो एक सकारात्मक प्रवृत्ति है। 1980-81 में यह मद भारत को लगभग 337 करोड़ रुपए प्राप्त हुए और यह 2013-14 में निर्यात बढ़कर 34,517 करोड़ रुपए पहुंच गया। यानी पहले भारत में केवल कच्चा चमड़ा निर्यात करता था, अब उन्नत से तैयार चमड़े की वस्तुएं भी निर्यात होने लगी है और इससे न केवल आय बढ़ी है बल्कि निर्मित वस्त्र और हस्तशिल्प उद्योग भी बढ़ा, यानी इसमें भी फायदा हुआ है। फिर अगला पॉइंट आता है लौह अयस्क। लौह अयस्क भारत मुख्य रूप से कच्चे लोहे का निर्यात करता है। इसके आंकड़े देखते हैं। 1960-61 में इसका निर्यात मूल्य लगभग 27 करोड़ रुपए था। इसके बाद यह निर्यात लगातार बढ़ता गया। फिर जब 1981 में यह क्या हुआ, 80-81 में निर्यात बढ़कर 300 करोड़ रुपए हो गए, यानी 60 में 27 करोड़ था, फिर 80-81 में यह बढ़कर 303 करोड़ रुपए हो गया और रुका नहीं। फिर 2013-14 में कच्चे लोहे का निर्यात बढ़कर 9,562 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, यानी कच्चे लोहे का निर्यात बढ़ता ही गया और यह एक अस्वस्थ प्रवृत्ति मानी जाती है, क्योंकि भारत अपने कच्चे लोहे को अपने स्टील प्लांटों में इस्तेमाल करके मूल्य संवर्धन कर रहा था। यानी कच्चा ही निर्यात करने के बजाय इस्पात और लौह उत्पादों का निर्यात बढ़ाना देश के लिए बेहतर होगा। फिर आता है हस्तशिल्प, यानी हाथों से बनाई गई वस्तुएं, जिसे समय के साथ भारतीय हस्तशिल्प का निर्यात भी बढ़ा। इसका महत्व लगातार बढ़ रहा था और यह 1970-71 के निर्यात केवल 70 करोड़ रुपए था, लेकिन 2013-14 में निर्यात बढ़कर 2,56,434 करोड़ तक पहुंच गया और इसमें 90% से अधिक हिस्सा होरी और जवाहरात के निर्यात का था। यानी भारतीय हस्तशिल्प खासकर आभूषण और सजावटी वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत लोकप्रिय हैं और समय के साथ निर्यात बढ़ने के कारण उत्कृष्ट डिजाइन और कला का उच्च मांग है। यानी जैसे जैसे समय बढ़ते गया वैसे वैसे तरह तरह के डिजाइन और कला की मांग बढ़ती गई और अभी भी मांग इसकी है। फिर आती है इंजीनियरिंग वस्तुएं। अब इस श्रेणी में कौन कौन सी वस्तुएं हैं, जैसे लौह इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, सॉफ्टवेयर, इन सब वस्तुएं आती हैं। इनका आंकड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। 1980-81 में इस वर्ग का निर्यात केवल 827 करोड़ रुपए था। फिर 1990-91 में तेजी से बढ़कर 4,18,423 करोड़ रुपए हो गया, यानी इसका निर्यातक तेजी से बढ़ा। भारत में इंजीनियरिंग वस्तुओं और तकनीकी उत्पादकों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी पहचान बनाई और लौह इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सॉफ्टवेयर शामिल है, जो निर्यात बढ़ाना एक प्रशासनिक उपलब्धि है, क्योंकि इससे देश के तकनीकी और औद्योगिकी क्षमता दिखाई देती है। तो दोस्तों, आप लोगों को भारत के विदेशी व्यापार में आयात और निर्यात अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने देखा कि भारत का विदेशी व्यापार समय के साथ कैसे बदलता गया। जैसे हम आयात में खाद्यान्न, मशीनरी, पेट्रोलियम, धातुएं, रसायन, उर्वरक जैसी वस्तुएं शामिल हैं और जैसे हमारे भारत से जो निर्यात होने वाली वस्तुएं चाय, कॉफी, सूती वस्त्र, मिसले सिलाई, कपड़े, चमड़ा, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग वस्तुएं, ये प्रमुख वस्तुएं हैं। तो समय के साथ निर्यात का ढांचा कृषि आधारित से निर्मित वस्तुओं की ओर बदल रहा है और जो भारत के औद्योगिकरण और तकनीकी उन्नति को दर्शाता है। तो याद रखिए कि विदेशी व्यापार सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि रोजगार, तकनीक विकास और अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।